जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने गोधूली भाग 2 का गद्य खंड का सभी ऑब्जेक्टिव बनाया था और आज हम लोग दोस्तों गोधूली भाग 2 का काव्य खंड का सभी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और वर्णिका का भी, जो कि परीक्षा में जरूर आएगा। दोस्तों चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों राम बिनु बिरथे जगी जन्मा से है। पहला सवाल बोल रहा है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। दोस्तों राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसमें बाह्य आडंबर की आलोचना की गई है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति डैश की है। दोस्तों राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा यह पंक्ति गुरु नानक देव जी की है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती। दोस्तों गुरु ज्ञान के बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न हरिरास किसकी रचना है। दोस्तों हरिरास गुरु नानक जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है बाणी कब विष के समान हो जाती है। दोस्तों बाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया। दोस्तों सिख धर्म का परिवर्तन गुरु नानक देव जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। दोस्तों गुरु नानक का कथन कबीर दास के कथन से मिलता है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न गुरु नानक देव जी ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया था। दोस्तों गुरु नानक देव जी ने वाहे गुरु जी कहते हुए प्राण त्याग दिया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न ब्रह्मा का निवास स्थान है। दोस्तों ब्रह्मा का निवास स्थान संत का हृदय होता है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था। दोस्तों गुरु नानक जी के माता जी का नाम सुलक्षणा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी बाबर के साथ। अगला प्रश्न बोल रहा है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था। दोस्तों गुरु नानक के पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री था, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न गुरु नानक की रचना है। दोस्तों गुरु नानक की रचना सोहिला, जपू जी, आशा दीवार ये सभी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। दोस्तों जो नर दुख में दुख नहीं माने यह गुरु नानक जी की कृति है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है। दोस्तों गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है। दोस्तों नानकाना साहब पाकिस्तान में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न गुरु नानक किस भक्ति धारा की कवि है। दोस्तों गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए सही।
अगला प्रश्न, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। दोस्तों सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। दोस्तों गुरु नानक जी के रचनाओं के संग्रह का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। दोस्तों भगवत नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला पाठ, प्रेम ऐनी श्री राधिका। अब इसके सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। दोस्तों रसखान दिल्ली से वज्रभूमि चले गए। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। दोस्तों रसखान जो थे सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, सुजान रसखान किनकी रचना है। दोस्तों सुजान रसखान ये हम लोग की रसखान की रचना है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रसखान ने चोर किसे कहा है। दोस्तों रसखान ने श्री कृष्ण को चोर कहा है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण सही। अगला प्रश्न, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। दोस्तों रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विठल नाथ ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कवि ने मालिन किससे कहा है। दोस्तों कवि ने मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। दोस्तों रसखान के रचना काल के समय जहांगीर का राज्य काल था। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, इन मुसलमानन हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि के लिए कहा गया है। दोस्तों यह रसखान के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है, प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है। दोस्तों प्रेम ऐनी श्री राधिका में 4 दोहे संकलित है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, करिल के कुंजन ऊपर वारव के अंतर्गत कितने सोहिया संकलित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है। दोस्तों रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान सवैयों में किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान जो हैं हिंदी के जातीय के लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है। कवि रसखान ने प्रेम वरन श्री कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नंद किसे कहा गया है। नंद श्री कृष्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट श्री कृष्ण भगवान थे। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, कबीर रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा। दोस्तों कबीर रसखान ने अपने दोहे में भक्त के रूप में स्वयं को बेमन कहा। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, रसखान का रचना काल था। रसखान का रचना काल जहांगीर का राज्य काल था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, आधुनिक काल के साहित्यकार है। दोस्तों आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही।
अगला प्रश्न, रसखान किस काल के कवि हैं? दोस्तों रसखान जो है भक्ति काल के कवि हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? दोस्तों सवैये में रसखान की वज्रभूमि निवास की आकांक्षा प्रकट है, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए दोस्तों अब अगला पार्ट, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। पहला प्रश्न, मो असुवहनिहि लय बरसो कौन कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी घनानंद। अगला प्रश्न, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? दोस्तों घनानंद ने प्रेम मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, घनानंद कवि है? दोस्तों घनानंद रीति मुक्त की कवि है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? दोस्तों यह पंक्ति घनानंद की है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, घनानंद की भाषा क्या है? दोस्तों घनानंद की भाषा वज्र भाषा है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, कवि ने पर्जन्य किसे कहा? दोस्तों कवि ने बादल को पर्जन्य कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, सुजान सागर के रचनाकार हैं? दोस्तों सुजान सागर के रचनाकार घनानंद है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हम लोग घनानंद को मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण बादल करता है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, घनानंद के विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से वृंदावन में निवास किया, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? दोस्तों कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को सबसे सरल कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, नेकु का आधुनिक मानक रूप है? दोस्तों नेकु का आधुनिक मानक रूप तनिक भी है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? दोस्तों घनानंद ने सुजान कहकर प्रीतम को संबोधित किया है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? दोस्तों घनानंद ने जीवनदायक बादल को कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? दोस्तों घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कार्य करते थे, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कौन प्रेम कर सकते हैं? दोस्तों जो निश्चल और निष्कपट होते हैं वही प्रेम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, प्रेम के पीर का कवि किन्हें माना गया? दोस्तों प्रेम के पीर का कवि घनानंद को माना गया है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? घनानंद सुजान नर्तकी को प्यार करते थे, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, विरह लीला रचित है? विरह लीला घनानंद के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर बी सही।
अगला प्रश्न, घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? दोस्तों घनानंद नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? दोस्तों घनानंद का दूसरा पद बादल को संबोधित है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, घनानंद की मृत्यु कब हुई? दोस्तों घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए अब अगला पाठ स्वदेशी। अब हम लोग स्वदेशी के सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं? दोस्तों स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमधन जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? दोस्तों यह पंक्ति स्वदेशी कविता से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? दोस्तों स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग आपस में मिलने पर हिंदी भाषा में बात नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन प्रेमधन स्वदेशी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? दोस्तों परदेश की विधा पढ़ने का सबकी बुद्धि अंग्रेज विदेशी हो गई। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? विदेशी से कवि का तात्पर्य है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए अगला पाठ, अब हम लोग भारत माता के पाठ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत माता कहाँ निवास करती है? दोस्तों भारत माता ग्राम में निवास करती है, यानी कि गांव। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों पंत को चिदम्बरा कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों भारत माता कविता में भारत का यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? दोस्तों भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से तुलना की है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? दोस्तों सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी भारत माता को कहा है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? दोस्तों भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के ये जो है संकलन से ग्राम्य संकलन से लिया गया है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंत ने अंतिम काव्य लिखा था? दोस्तों पंत ने अंतिम काव्य लोकायतन लिखा था, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है, पंत जी के पिता का नाम है? दोस्तों पंत जी के पिता का नाम गंगादत्त है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? दोस्तों गीता प्रकाशनी भारत माता के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, सरदे दुहासिनी कौन है? दोस्तों सरदे दुहासिनी भारत माता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, पंत का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों पंत का जन्म जो है कौसनी के अल्मोड़ा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही।
अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम है? दोस्तों सुमित्रा नंदन की माता का नाम सरस्वती देवी है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, भारत माता कविता के रचनाकार है। दोस्तों भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, युगवाणी किनकी रचना है? दोस्तों युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, कवि पंत जी को किसका हास्य की राहुग्रसित दिखाई पड़ता है? दोस्तों कवि पंत जी को भारत माता का रघुहासी दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, ग्राम्य काव्य संकलित की कविताओं पर किसका प्रभाव है? दोस्तों ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर यथार्थवाद का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? दोस्तों गंगा यमुना को कवि ने भारत माता के दो आंखों के रूप में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, पंत को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? दोस्तों पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, भारत माता के संबंध में क्या सही है? दोस्तों भारत माता के संबंध में ग्रामवासिनी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, पंत जी का निधन कब हुआ था? दोस्तों पंत जी का निधन 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगला पार्ट जनतंत्र के से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दोस्तों दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? दोस्तों जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जनता। अगला प्रश्न, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है? दोस्तों जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हम लोग के रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया बेगूसराय के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति दिनकर जी की है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? दोस्तों दिनकर जो है उत्तर छायावाद के समय के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? दोस्तों मिट्टी की अबोध मूर्ति जनता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? दोस्तों जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने जनता को शक्तिशाली कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था।
इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, दिनकर जी के पिता थे दोस्तों, दिनकर जी के पिता रवि सिंह थे, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न हम लोग का, दिनकर जी की माता का नाम था दोस्तों, दिनकर जी की माता का नाम मनरूप देवी था, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया दोस्तों, दिनकर की रश्मि रथी रचना में कर्ण को नायक बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, रसवंती के रचनाकार है दोस्तों, रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है दोस्तों, राजतंत्र को और सामंतवाद को सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है दोस्तों, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसान मजदूर को देवता कहा है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही। अगला प्रश्न, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है दोस्तों, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न हम लोग का, दिनकर जी का निधन कब हुआ था दोस्तों, दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न बोल रहा है, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जनता के लिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग हिरोशिमा के पाठ से बनने वाले ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाएंगे। चलिए, पहला प्रश्न, हिरोशिमा किस देश में दोस्तों, हिरोशिमा जापान में है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पर गिराया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, अगेय का जन्म कब हुआ दोस्तों, अगेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है दोस्तों, हिरोशिमा कविता हम लोग की आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है, इस यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिरोशिमा के कवि कौन है दोस्तों, हिरोशिमा के कवि अगेय जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, अगेय का जन्म कब हुआ था दोस्तों, अगेय का जन्म हम लोग का 7 मार्च 1911 में हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, अगेय के पिता का क्या नाम था, अगेय के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न हम लोग को बोल रहा है, अगेय की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, अगेय की मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, हिरोशिमा अगेय के किस काव्य संग्रह से संकलित है दोस्तों, हिरोशिमा सदा नीरा से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था दोस्तों, हिरोशिमा में सूरज नगर के चौक पर से निकला था, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, अगेय के माता का नाम है दोस्तों, अगेय का माता का नाम बेहंती देवी है, ऑप्शन नंबर बी सही।
अगला प्रश्न, अगेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? दोस्तों अगेय जी की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, हरिघास का क्षण भर के रचनाकार है? दोस्तों हरिघास पर क्षण भर के रचनाकार अगेय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, चिंता अगेय की किस प्रकार की रचना है? दोस्तों चिंता जो है अगेय की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, कवि अगेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? दोस्तों कवि अगेय का माना हुआ सूरज नगर के बीचों बीच से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, अगेय ने सूत्रपात किया? दोस्तों अगेय ने प्रयोगवाद पर सूत्रपात किया। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, साखी का अर्थ है? दोस्तों साखी का अर्थ गवाही है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? दोस्तों हिरोशिमा शीर्षक में सूरज का प्रतीक अर्थ अणु बम है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, अणु क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें हम लोग का अलंकार जो है विरोधाभास एवं विभावना का अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, कौन सी कृति अगेय की है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अरे या यावर रहेगा याद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी अगेय का प्रसिद्ध है? दोस्तों शेखर एक जीवनी अगेय का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छायाएं कैसी थी? दोस्तों हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छायाएं दिशाहीन थी। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया? दोस्तों मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, अगेय का पूरा नाम है? दोस्तों अगेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगेय के पिताजी का क्या नाम था? दोस्तों अगेय के पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला पाठ यानी कि एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? दोस्तों एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को नादिरों से बचाने की बात करता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? दोस्तों एक वृक्ष की हत्या जो कविता है वह इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? दोस्तों एक वृक्ष की हत्या के कवि हम लोग के कुंवर नारायण जी हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? दोस्तों कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न हम लोग का, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कुंवर नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? दोस्तों कुंवर नारायण का आत्मजयी प्रबंध काव्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, धक्र बिहू किसकी रचना है? दोस्तों धक्र बिहू कुंवर नारायण जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? दोस्तों कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, आकारों की
आसपास किस प्रकार की रचना है? दोस्तों आकारों की आसपास कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी? दोस्तों कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा बाहर के खड़े वृक्ष को दी है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर के पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? दोस्तों कवि कुंवर नारायण ने पुराना वृक्ष के चमड़े से निर्मित कहा है। ऑप्शन नंबर सी पुराना वृक्ष सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किससे नहीं देखा? दोस्तों कवि कुंवर नारायण ने जब घर लौटे तो वो वृक्ष को नहीं देखे, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? दोस्तों कवि को हमेशा घर के दरवाजे पे बूढ़ा वृक्ष तैनात मिलता था। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? दोस्तों कवि ने राइफल की संख्या वृक्ष की सूखी डाल को दी थी। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? दोस्तों कवि ने वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तोदार युक्त टहनियों को पगड़ी माना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? दोस्तों खाकी वर्दी में हमेशा वृक्ष चौकन्ना रहता था। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं? दोस्तों कवि कुछ देर के लिए हमेशा वृक्ष की छाया में बैठ जाते थे। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? दोस्तों कवि के अनुसार घर को लुटेरों से बचाना है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है शहर को बचाना है। दोस्तों शहर को नादिरों से बचाना है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न बोल रहा है नदियों को बचाना है। दोस्तों नदियों को नाला हो जाने से बचाना है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, जंगल को किससे बचाना है? दोस्तों जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या में कवि विनाश की अंत अभिव्यक्त है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता। अगला प्रश्न, आत्मजयी किसकी रचना है? दोस्तों आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या में दूर से ही कौन ललकारता था? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा वृक्ष। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी है? दोस्तों एक वृक्ष की हत्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानवता की रक्षा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगली पाठ यानी कि हमारी नींद इससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला प्रश्न, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? दोस्तों बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? दोस्तों गरीब बस्तियों में धमाके से देवी का जागरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गफलत। अगला प्रश्न, बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था इसको बोलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1947।
अगला प्रश्न, बीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, बीरेन डंगवाल का जन्म उत्तरांचल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? दोस्तों, बीरेन डंगवाल अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इसी दुनिया में किस वर्ष में प्रकाशित हुई? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1991। अगला प्रश्न, बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? दोस्तों, बीरेन डंगवाल को स्मृति पुरस्कार प्राप्त है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? दोस्तों, हमारी नींद कविता यह जो है दुष्चक्र के स्पष्टता से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए? दोस्तों, नींद के दरमियान कुछ इंच पेड़ बढ़ गए। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए? दोस्तों, हमारी नींद के दौरान पौधे कुछ सुत वृद्धि कर गए। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, किसने अपने कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंकुर ने। अगला प्रश्न, हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? दोस्तों, हमारी नींद कविता के अनुसार एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, हमारी नींद कविता में हटीला किसे कहा गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवन को। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूलते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनकार करना। अगला प्रश्न, हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? दोस्तों, जब हम नींद में होते हैं तो मक्खी का जीवन चक्र पूरा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? दोस्तों, बीरेन डंगवाल जनवादी विचारधारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, दुष्चक्र में श्रीसुष्टा पुस्तक का बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हम लोग का सब ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ अन्यायी है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, कवि हमें क्या सलाह देता है? दोस्तों, कवि हमें नींद से जगने की सलाह देता है। ऑप्शन नंबर बी सही। दोस्तों, अब हम लोग अक्षर ज्ञान से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों की किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। अगला प्रश्न, कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? दोस्तों, कवयित्री अनामिका का जन्म ऑप्शन नंबर ए 1961 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? दोस्तों, अक्षर ज्ञान अनामिका की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंगा पर। अगला प्रश्न, अनामिका का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, अनामिका का जन्म उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, अक्षर ज्ञान नामक कविता अनामिका जी के किस चर्चित श्रृंखला से ली गई है?
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, कवि ने कहा। अगला प्रश्न, अक्षर ज्ञान खालिस बेचैनी किसकी है? दोस्तों अक्षर ज्ञान में खालिस बेचैनी खरगोश की है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, अंगा में बालक बिंदु को क्या समझता है? दोस्तों अंगा में बालक बिंदु को बेटा समझता है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं समझता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क सही। अगला प्रश्न, चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ख। अगला प्रश्न, अनामिका किस विभाग में प्राध्यापिका थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न, गलत पते की चिट्ठी किनकी रचना है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनामिका जी की। अगला प्रश्न, बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? दोस्तों बीजाक्षर जो है काव्य संकलन, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, कौन फुदक जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कबूतर। अगला प्रश्न, पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ख। अगला प्रश्न, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबोध बालक। अगला प्रश्न, कविता में घ से किसका बोध कराया गया? दोस्तों कविता में घ से घड़ा को बोध कराया गया, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, मन अर्जुन मन कृष्णा किसकी कृति है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनामिका जी की। अगला प्रश्न, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, अनामिका जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त 1961 को। चलिए दोस्तों अब हम लोग लौट कर आऊँगा फिर इस पार्ट से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रवितोंद्र युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, बनवलता सेन। अगला प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न, जीवनानंद दास की निधन कितनी आयु में हुआ था? दोस्तों जीवनानंद की निधन 55 वर्ष की आयु में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर किसकी कविता है? लौट कर आऊंगा फिर यह जो कविता है जीवनानंद दास का है, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर 1954, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, बनलता सेन किसका काव्य संकलन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवनानंद दास। अगला प्रश्न, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला। अगला प्रश्न, झारा पालक किनकी रचना है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास। अगला प्रश्न बोल रहा है, जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, 100। अगला प्रश्न, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कब किस फसल की खेत की चर्चा हुई है?
दोस्तों इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, धान के खेत। अगला प्रश्न, कवि किसके पलने की बात करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुहरे के। अगला प्रश्न, शाम की हवा के साथ किस पक्षी की उड़ने की कल्पना की गई है? दोस्तों शाम की हवा के साथ उल्लू पक्षी की उड़ने की कल्पना की गई है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कपास की पेड़। अगला प्रश्न, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंद दास। अगला प्रश्न हम लोग का, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कपास के पेड़ पर। अगला प्रश्न, रूपसा क्या है? दोस्तों रूपसा जो है एक बंगाल की नदी है, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, सारस। अगला प्रश्न बोल रहा है, जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था? जीवनानंद दास का निधन 1954 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जीवनानंद दास का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, कौआ, हंस, उल्लू, सारस। अगला प्रश्न, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। चलिए दोस्तों अगला पार्ट, मेरे बिन तुम प्रभु। अब इस पार्ट से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला प्रश्न, दूर चट्टानों की गोद में, ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जर्मन भाषा। अगला प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु ये जो रचना है वो रेनर मारिया रिल्के की है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश। अगला प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों रेनर मारिया रिल्के का जन्म जर्मनी में प्राण में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, रिल्के के पिता का नाम क्या था? दोस्तों रिल्के के पिता का नाम जोसेफ रिल्के था, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? दोस्तों रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, द नोट ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज किसका उपन्यास है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? दोस्तों रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, कवि क्या सूखने की बात कहता है? कवि मदिरा की सूखने की बात करता है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभु का। अगला प्रश्न, कपोल का अर्थ है? दोस्तों कपोल का अर्थ गाल है, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, निर्वासित का अर्थ है? दोस्तों निर्वासित का अर्थ बेघर है, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न, भक्त रील के प्रभु यानी ईश्वर से क्या कहता है? दोस्तों, भक्त रील के प्रभु ईश्वर से प्रश्न करता है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, रिल्के की कहानी संग्रह है। दोस्तों, रिल्के की कहानी संग्रह टेल्स ऑफ अलमाइटी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर का। अगला प्रश्न, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्य ने। अगला प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर दोस्तों 4 दिसंबर 1875 को। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों, रेनर मारिया रिल्के का जन्म जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वर्णिका के सभी पाठों से बनने वाले ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं। चलिए, पहला पाठ दही वाली मंगमा से देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, B.R. नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है? दोस्तों, B.R. नारायण ने जो दही वाली मंगमा है उस कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अच्युत। अगला प्रश्न, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास के द्वारा। अगला प्रश्न, मंगमा की बहू का क्या नाम था? दोस्तों, मंगमा की बहू का नाम ऑप्शन नंबर ए नजम्मा था। अगला प्रश्न, दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? दोस्तों, दही वाली मंगमा के लेखक ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास जी हैं। अगला प्रश्न, मंगमा क्या बेचती थी? दोस्तों, मंगमा जो थी वह दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दोस्तों, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र मंगमा है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। अगला प्रश्न, दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? दोस्तों, दही वाली मंगमा कहानी बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? दोस्तों, घर में मंगमा की बहू से नहीं बनती थी। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, मंगमा ने नजम्मा के बीच लड़ाई झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मंगमा का पोता। अगला प्रश्न, मंगमा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? दोस्तों, मंगमा का उसकी बहू के साथ पोते के कारण विवाद था। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, मंगमा रंगप्पा से क्या चाहता था? दोस्तों, मंगमा रंगप्पा से धन चाहता था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, श्रीनिवास का पूरा नाम है? दोस्तों, श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगकर है। ऑप्शन नंबर सी सही। दूसरा पाठ दोस्तों, ढाते विश्वास। अब ढाते विश्वास से बनने वाले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला प्रश्न, ढाते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? दोस्तों, ढाते विश्वास उड़िया भाषा में अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा।
अगला प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न, ढाते विश्वास के रचयिता है। दोस्तों ढाते विश्वास के रचयिता सातकोड़ी होता जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, लक्ष्मण कौन था? लक्ष्मण तो जो था वो लक्ष्मी का पति था। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, लक्ष्मण कहाँ पर कार्य करता था? दोस्तों लक्ष्मण जो था कलकत्ता में कार्य करता था। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? लक्ष्मी जो थी वह तहसीलदार के घर अपना कार्य करके गुजारा चलाती थी। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दोस्तों ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी। अगला प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अगला प्रश्न, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर ए मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। अगला प्रश्न, लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए घास मिट्टी। अगला प्रश्न, गुणनिधि कहाँ से लौटा था? दोस्तों गुणनिधि जो था वो कटक से लौटा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए दोस्तों अब अगला पाठ माँ, इस पाठ से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को देखते हैं। पहला प्रश्न, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 3। अगला प्रश्न, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकर। अगला प्रश्न, मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? दोस्तों मंगू की माँ को 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, मंगू किस कहानी की पात्र है? दोस्तों मंगू जो है वो माँ कहानी का पात्र है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, मंगू जन्म से ही डैश है? दोस्तों मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माँ। अगला प्रश्न, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दोस्तों माँ कहानी का प्रमुख पात्र ए लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, मंगू कैसा लड़की है? दोस्तों मंगू जो है पागल और गूंगी लड़की है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। दोस्तों ईश्वर पेटलीकर की रचना हम लोग का खून की सगाई। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, माँ कहानी में कौन पागल था? दोस्तों माँ कहानी में मंगू पागल थी। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, मंगू की उम्र क्या थी? दोस्तों मंगू की उम्र 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कहानी का प्रधान पात्र है? दोस्तों कहानी का प्रधान पात्र माँ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, इस तरह पागल पुत्री को तो
एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है? दोस्तों यह उक्ति समाज के लोगों की है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? दोस्तों मंगू को लोग पागलों वाले अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? दोस्तों खून की सगाई ऑप्शन नंबर बी ईश्वर पेटलीकर की। अगला प्रश्न, माँ कहानी का कहानीकार कौन है? दोस्तों माँ कहानी का कहानीकार ईश्वर पेटलीकर हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला पार्ट नगर पाठ से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न, पपाती का कौन सा रोग था? दोस्तों पपाती को मेनिंजाइटिस रोग था। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दोस्तों नगर कहानी हम लोग की ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? दोस्तों नगर कहानी तमिल भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर डी बी सही। अगला प्रश्न, पापयाती की उम्र क्या थी? दोस्तों पापयाती की उम्र 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, नगर कहानी के कथाकार हैं? दोस्तों नगर कहानी के कथाकार सुजाता हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, नगर किस भाषा की कहानी है? दोस्तों नगर जो है वो तमिल भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, पापाती किसकी बेटी है? दोस्तों पपाती जो है बल्ली अमाल की बेटी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दोस्तों नगर कहानी का प्रमुख पात्र पपाती है। ऑप्शन नंबर बी सही। हम लोग का अगला प्रश्न, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मदुरई। अगला प्रश्न, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ है? दोस्तों सुजाता का जन्म ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में हुआ। अगला प्रश्न, बड़े डॉक्टर के अनुसार पापती को क्या बीमारी थी? दोस्तों पापती को मेनिंजाइटिस थी। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, पापती कौन थी? पापती जो थी बल्ली अमाल की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला प्रश्न, बल्ली अमाल नहीं जानती थी। बल्ली अमाल लड़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न, नगर कहानी का कहानीकार कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सुजाता। अगला प्रश्न, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी पापती। चलिए दोस्तों अब हम लोग अंतिम पार्ट यानी कि धरती कब तक घूमेगी इसके सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कौन है? दोस्तों धरती कब तक घूमेगी इसके कहानीकार हम लोग के ऑप्शन नंबर डी सावरदैया जी हैं। अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? इसका सही उत्तर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी। अगला प्रश्न, सीता के बेटू ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 50 रुपये। अगला प्रश्न, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? दोस्तों सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सीता। अगला प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? दोस्तों धरती कब तक घूमेगी ये कहानी ऑप्शन नंबर सी राजस्थान की है। अगला प्रश्न, सीता को कितने पुत्र थे? दोस्तों सीता को 3 पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? दोस्तों सीता के बड़े लड़के का नाम
कैलाश था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही। अगला प्रश्न, अर्ध विक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता। अगला प्रश्न हम लोग का, धरती कब तक घूमेगी कहानी की प्रधानता दी गई है। दोस्तों धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी में नारिक की प्रधानता दी गई है, ऑप्शन नंबर ए सही। दोस्तों ये रहा हमारे गोधूली भाग 2 काव्य खंड की बनने वाली सारी ऑब्जेक्टिव सवाल। दोस्तों अगर हमारा पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो, दोनों वीडियो देखकर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा, पक्का गारंटी है कि दोस्तों एक भी उसका ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं छूटेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले दिन मिलेंगे हम लोग फिर कोई और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।